हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 की फिजिक्स का जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था। बेसिकली फिजिक्स का है, उसका पार्ट 8 देखेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको पार्ट 7 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है ना। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से चलता है। तो पार्ट 8 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपके 21 नंबर क्वेश्चनों का कैसे आपको बताते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक 50 क्वेश्चन, पार्ट 6 में अब फिर 1 से 10 क्वेश्चन, पार्ट 7 में आपको 11 से लेकर 20 क्वेश्चन और पार्ट 8 में 21 से 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको चलने वाला है। ठीक ना। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डिजिटल, जिसको हम लोग आंकिक संकेत कहते हैं। डिजिटल यानी कि आंकिक संकेत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। डिजिटल यानी कि आंकिक संकेत से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, समझने का प्रयास कीजिए। डाटा तथा सूचना को, जो डाटा होता है, हम लोग डाटा जो बनाते हैं, बेसिकली कोई भी जो होता है ना, डाटा अपना मतलब एक पुर्जा तैयार करते हैं, डाटा बनाते हैं कि हमारा क्या क्या काम हुआ। उस प्रकार से डाटा तथा सूचना को किसी अंकिक मतलब अंक के द्वारा, देखिएगा बहुत सारा हमारा जो यदि होता है, जो अंक के द्वारा उसको डाटा को सूचित किया जाता है, जिससे ग्राफ भी होता है। कोई ऐसा देखिएगा वहाँ पे अंक के द्वारा उसको डाटा बनाया जाता है। तो मैं डाटा तथा सूचना को क्या कहा, डाटा तथा सूचना को किसी आंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है, जहां 0 शून्य वोल्टता को तथा 1 कुछ वोल्टता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन समझिएगा, पहले जो जनगणना भी होता था, इस प्रकार से डिनोट किया जाता था, 1 0 1 0, इस प्रकार से वह उसका कोड वर्ड होता था। उसी प्रकार से डाटा तथा सूचना को, कोई भी डाटा है, कोई भी सूचना है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आंकिक संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, केवल द्विधारी संख्या। और द्विधारी संख्या में क्या होता है, 0 और 1 के अलावा कोई अंक नहीं होता। तो केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है, जहां 0 शून्य वोल्टता को, यानी कि शून्य वोल्टेज होता है, शून्य वोल्टेज, तथा 1 जो होता है कुछ वोल्ट, यानी कि शून्य से थोड़ा ज़्यादा कुछ वोल्ट को प्रदर्शित करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल यानी कि आंकिक संकेत बोलते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए। आंकिक संकेत या डिजिटल संकेत क्या है, डाटा तथा सूचना को किसी आंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है, जहां 0 शून्य वोल्टेज तथा 1 जो होता है कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। ये आपको समझ में आया होगा। आपको इससे पहले जो भी आपको क्वेश्चन छूट रखा है, वो आप हमारे इस नंबर पर कंटेक्ट करके बिल्कुल ले सकते हैं। आप 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF परचेज कर लेना है ओनली 399 में। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब प्रोवाइड कराया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको पर आप आराम से 400 प्लस कर सकते हैं ईजी तरीका से। तो हमारे इस नंबर पर कंटेक्ट कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 22 नंबर जो क्वेश्चन, देखिए आप लोग प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर, क्या कहा, एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे किसी बिंदु पर, एनी पॉइंट, तो किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, और कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पर किसी बिंदु पर एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश पर लगने वाला, एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उसको एकांक धनावेश है ना, उस पर जो बल लगता है, उस बल को, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना सटीक डिफिनेशन आपको मिलने वाला कहीं नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका SI मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जब किसी, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका SI मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 23 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, वायुमंडल विद्युत उदासीन होता है क्यों।
जो वायुमंडल होता है बेसिकली वो विद्युत उदासीन होता है। क्यों? जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जो हमारा दिखता है, वायुमंडल पृथ्वी से वायुमंडल दिखता है ना, तो वायुमंडल विद्युत उदासीन क्यों होता है? देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। ये तो बहुत ईजी है कि आपको पता है कि हमारा वायुमंडल में, वातावरण में ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं, ठीक ना। सूर्य की किरण के यौगिक कणों तथा धूल कण होते हैं। बात सही है, जो सूर्य का किरण जो होता है उसमें यौगिक कण तथा धूल कण बहुत होता है। जो हमारा पृथ्वी से धूल कण उड़ता है वो क्या होता है, वायुमंडल में जाकर वह रहता है। तो क्या होता है, वही कहता है सूर्य के किरण के यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं। कहाँ पे? वायुमंडल में। और सूर्य की किरण यौगिक कण तथा धूल कणों से टकराकर उन्हें क्या करता है, आयनीकृत कर देता है। जो सूर्य होता है ना, सूर्य की जो किरण होता है बेसिकली, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वह यौगिक कण जो होता है, यौगिक कण और तथा धूल कण क्या करता है, उसको टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देता है। क्या करता है? आयनीकृत कर देता है। अतः वायुमंडल उदासीन, यहाँ पे वायुमंडल उदासीन नहीं, तो क्या वायुमंडल उदासीन नहीं होता है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सिंपल समझिए, वायुमंडल में क्या रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह उपस्थित रहता है। जो सूर्य किरण होता है ना, सूर्य किरण में क्या होता है, यौगिक कण और धूल कण उपस्थित रहते हैं। समझिए इस प्रकार से कि जो सूर्य कण जो आपको आता है, अगर विश्वास नहीं तो आप बंद कमरे में जाइएगा, बंद कमरे में जहाँ पूरा अंधेरा हो और उस कमरे में एक छोटा सा छिद्र हो जिसमें से सूर्य प्रकाश आता होगा, तो आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारा धूल कण उड़ता रहता है। देखे होइएगा, जिसका आपको खपरा का घर जानते हैं ना, मरई के घर जानते हैं, टाटी का, जो हम लोग का है अभी, भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग को ऐसा ही है, ठीक है ना। तो उस घर में जाइएगा तो वहाँ पे छिद्र में से एक एक छोटा छोटा किरण निकलेगा, तो बहुत सारा धूल कण उड़ते रहते हैं, ठीक ना। तो कहता है सूर्य का किरण यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं। और सूर्य की किरण क्या करता है, यौगिक कण तथा धूल कण को क्या करता है, उसको धूल कण को टकराकर, जो उसमें टकराता है जब प्रकाश का किरण, वो सूर्य का किरण, तो उसे आयनीकृत कर देता है। क्या करता है? आयनीकृत कर देता है। अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। समझ के? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये इजी क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, नंद गेट तथा नोर गेट का बुलियर व्यंजक तथा सत्यता सारणी को लिखें। यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे बुलियर व्यंजक, बुलियर इक्वेशन एंड ट्रुथ टेबल, नंद गेट एंड और नॉर गेट क्या आपको लिखना है। और यह क्वेश्चन आपको, जिसे बेसिकली 3 मूल गेट होते हैं। एक होता है और गेट, ये बेसिकली मूल गेट नहीं है। नंद गेट, नॉर गेट मूल गेट नहीं होता, मूल गेट होता है और गेट, एंड गेट, एंड गेट और नॉट गेट। जब यहाँ पे समझिएगा और गेट प्लस नॉट गेट मिलता है तो बनता है नॉर गेट। क्या बनता है? नॉर गेट। ये मिलता है तो क्या बनता है? नॉर गेट। याद रखिएगा, जब एंड गेट और नॉट गेट जुड़ता है तो बनता है नंद गेट। याद रखिएगा, ये आपको समझाएंगे, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसका वीडियो स्पेशल बना रखे हैं, उसको दिए भी हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लिंक पोस्ट कर देंगे, आप देख लीजिएगा। समझिए, तो यहाँ पे नंद गेट का बुलियर व्यंजक की बात करें तो नंद गेट का बुलियर इक्वेशन होता है A.V=I होता है। उस पर रेकनिंग भी होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है नंद गेट एंड गेट का ही बड़का भैया है, कह सकते हैं, उसको कंबाइंड करके बना है, ठीक ना। तो यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट का बुलियर व्यंजक होता है A.B=Y। इसके यहाँ पे आगे n लगा है तो इस पर रेकनिंग चढ़ेगा आगे, ठीक ना। तो पर रेकनिंग हो जाएगा A.B=Y, यानी कि ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो इसका नंद गेट के लिए क्या हो जाएगा A.B पर रेकनिंग Y। तो याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यहाँ पे नॉर गेट की बात करते हैं तो नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट किससे बना है, ये हटा दीजिए, और गेट से बना है। तो और गेट के क्या होता है बुलियर व्यंजक, A+B=Y। इस पर n लगा है आगे तो उस पर रेकनिंग चढ़ा दीजिए तो रेकनिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A+B पर रेकनिंग Y। तो यह बेसिकली नंद गेट और नॉर गेट का बुलियर व्यंजक हो गया। लेकिन ट्रुथ टेबल जो होता है, सत्यता सारणी जो होता है ना, बेसिकली वही समझना जरूरी है। आपने बार बार पढ़ा होगा, बार बार आपको कहा जाता है 1 + 1 क्या होता है, तो कितना कहता है 1 + 1 कितना होता है 11, कितना कहता है, कितना थियोलॉजी में कहता है, कथी
ये होता है नहीं, बिल्कुल कहता है सब। देखिए 1 + 1 1 ही होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे पढ़ना है बेसिकली, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पहले क्या बात करेंगे, नंद गेट का। नंद गेट का फिगर की बात करें तो यह फिगर होता है बेसिकली, देखिए एंड गेट का फिगर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से एंड गेट का। और यहाँ पे जब एंड गेट में एन आगे लगता है, नंद गेट बनता है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो यहाँ पे देखिए ना, यह सीधा पर है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटा छिद्र कर देता है, तब सीधा पार देता है। ये बेसिकली क्या, नंद गेट। जब वही छिद्र हट जाएगा ना, यहाँ डायरेक्ट पार देगा, तो ये हो जाएगा एंड गेट। समझ रहे हैं। और यहाँ पे नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट से पहले और गेट पता होना चाहिए। तो और गेट में क्या होता है, ये अब सीधा नहीं रहता है बेसिकली, ये सीधा था ना, ये सीधा था ना बेसिकली, हाई वाला ये सीधा नहीं रहता है। कैसा रहता है आपको बताते हैं, ये इस प्रकार से रहता है, समझिएगा। ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, ये थोड़ा सा धांसा रहता है इस तरह। और यह बेसिकली क्या जो अभी बना है, जो ये क्या और गेट का है। जब यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा छिद्र रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा वह, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा छिद्र रख दिए तो यह बन जाएगा नॉर गेट, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया फिगर में। आपको पूछेगा फिगर, इसलिए समझा रहे हैं, समझिएगा। अब नॉर गेट का हम क्या, नंद गेट का पहले हम सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक, सत्यता सारणी को, ट्रुथ टेबल को हम समझते हैं। सबसे पहले बात आपको पता है, इसमें क्या होता है, रेकरिंग होता है। और जहाँ जहाँ आपको गुना करने आता है, जोड़ करने आता है। अगर आप सोचिए एक बार, सबसे पहले ट्रुथ टेबल लिखने से पहले आपको 3 गो खंड पार लेना है, 3 गो खंड। उसमें एगो में 0, एगो में आपको देखिए 3 खंड पारना है। उसमें कितना खंड देना है, 5 खंड देना है। एक में ऊपर लिख दीजिएगा इनपुट आउटपुट, चाहे ए बी लिख दीजिएगा, और ए डॉट बी इसको वाई लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको 0 और 1 दिया जाए तो इसको क्या क्या सोच सकते हैं, 0 1 दिया जाए तो क्या हो सकता है। जैसे आपको एगो मतलब 2 गो सिक्का दे दिया जाए, 2 सिक्का दे दिया जाए, 2 सिक्का, उस पर एक तरफ 0 है, एक तरफ क्या है 1 है। अब उसको उछाला जाए तो हो सकता है वो क्या इतना आ जाए, 0 0 आ जाए, हो सकता है 1 0 आ जाए, हो सकता है 0 1 आ जाए, हो सकता है 1 1 आ जाए। इससे ज़्यादा आ सकता है नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 1 1 इतना लिख दिए। ये सभी ट्रुथ टेबल में आपको लिखना है। अब मान आता है कि इधर क्या आप भरिएगा, इधर क्या आने वाला है, उसी पर डिपेंड करता है कि वो नॉर गेट का है कि एंड गेट का है कि और गेट का है कि किसका है। समझिए इस प्रकार से। जब आपको पता है ए डॉट बी होता है, क्या होता है नंद गेट के लिए ए डॉट बी होता है, तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 0 होगा ना, बिल्कुल 0 में 0 से गुना 0। लेकिन क्या है बेसिकली यहाँ पे रेकरिंग चढ़ने वाला है। और रेकरिंग होता है ना, वो उसका पूरा इतना चेंज कर देता है। जहाँ 0 होने वाला था 1 1 कर देगा, जहाँ 1 होने वाला होता है वहाँ 0 कर देगा। तो क्या है 0 में 0 से गुना 0, रेकरिंग के कारण 1, 1 में 0 से गुना 0, रेकरिंग के कारण 1, 0 में 1 से गुना 0, रेकरिंग के कारण 1। यहाँ पे 1 में 1 से गुना तो क्या, क्योंकि यहाँ पे यही ना होता, इसी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1 में 1 से गुना 1, लेकिन रेकरिंग के कारण क्या 0। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा नंद गेट का। समझ रहे हैं। यहाँ पे नॉर गेट समझिए। नॉर गेट में क्या a + b = y है, लेकिन रेकरिंग है। तो 0 में 0 से जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, लेकिन रेकरिंग के कारण 1। 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 में 0 क्या किसी के जोड़ नहीं, जोड़ है ना, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 + 0 तो 1 आएगा, लेकिन रेकरिंग के कारण 0। 0 में 1 जोड़ेंगे, रेकरिंग के कारण 0। 1 में 1 जोड़ेंगे, भैया 1 + 1 1 होता है फिजिक्स की भाषा में, 1 होता है। तो 1 + 1 क्या होता है 1 होता है, और उसका रेकरिंग के कारण 0। इस प्रकार से आपको समझना है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझाने के प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आकर ऐसे पहले भी आपको समझा रखे हैं, फिर से हम आपको पढ़ाने के प्रयास करेंगे लॉजिक गेट को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। इससे पहले नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको पीडीएफ परचेज करना होगा, जिसका आपको 399 पेमेंट करना होता है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का उतना ही में, साथ में मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब चीज़ प्रोवाइड कराएंगे हम। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। यह क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में पूछ रखा है बीएसवी के, ठीक है ना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
प्राथमिक इंधनुष में क्या होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन द्वितीयक इंधनुष में क्या होता है, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये तो याद करना पड़ेगा आपको। तो प्राथमिक इंधनुष क्या है, इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि यहाँ पे द्वितीयक इंधनुष में क्या होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना। प्राथमिक इंधनुष की बात करें तो इसके बाहरी किनारा लाल होता है, तो यहाँ पे द्वितीयक इंधनुष में क्या होता है, इसका बाहरी किनारा बैंगनी होता है। प्राथमिक इंधनुष की बात करें तो भीतरी किनारा बैंगनी होता है, तो द्वितीयक इंधनुष की बात करें तो भीतरी किनारा लाल होता है। आपको यह याद कीजिएगा तो ही फायदा होगा। आपको अंतर बार बार पूछेगा, प्राथमिक इंधनुष क्या है, द्वितीयक इंधनुष क्या है, उसमें अंतर करें। ठीक है ना। तो प्राथमिक क्या होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, द्वितीय में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक क्या होता है, जो बाहरी किनारा होता है लाल होता है, जबकि द्वितीयक इंधनुष में क्या होता है, बाहरी किनारा बैंगनी होता है। प्राथमिक इंधनुष के भीतरी किनारा क्या होता है, बैंगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंधनुष का भीतरी किनारा लाल होता है। ये तो बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एलईडी क्या है। एलईडी आप लोग हमारे घर में यूज़ होता है, आपके घर में यूज़ होता है, बल्ब यूज़ होता है, जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं, यानी कि उसको हिंदी में प्रकाश विद्युत डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी कि एलईडी से आप क्या समझते हैं, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड, जिसे अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है, एलईडी कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं। देखिए जब भी यानी कि एक विशेष प्रकार से स्पेशल टाइप ऑफ, समझिएगा, स्पेशल टाइप मतलब स्पेशल टाइप होना चाहिए, डिपेंड सच पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है पीएन जंक्शन डायोड पर। ठीक है ना। तो एक विशेष प्रकार से यानी कि स्पेशल टाइप, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसे फॉरवर्ड बेस्ट यानी कि अग्र अभिनति करने पर लगातार क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, कंटिन्यूटी, मतलब वह लगातार कंटिन्यू क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि जब लाइन उसमें दिया जाता है, करंट दिया जाता है, तो वो लगातार प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसी को एलईडी कहते हैं। एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसे अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बेस्ट करने पर लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है, एलईडी कहते हैं, या उसे प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं। समझ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें। स्वप्रेरकत्व का परिभाषित देना है आपको, इसका ये सही मात्रक हेनरी होता है, याद रखिएगा। तो स्वप्रेरण का ये सही मात्रक और इसका डिफिनीशन पूछेगा। तो डिफिनीशन क्या है, तो किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, स्वप्रेरण कहलाता है। समझिएगा स्वप्रेरण क्या है बेसिकली, यह विरोध ऐसा होता है ना जो अपने से प्रवाहित होता है धारा और अपने को विरोध करता है। समझ रहे हैं। तो किसी कुंडली का वह गुण, कोई कुंडली है, वह गुण मतलब उस कुंडली का वह गुण कहता है, वह गुण जिस कारण से क्या कहा, जिस कारण से कुंडली जो होता है, कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में, स्वयं जो अपने से प्रवाहित धारा में क्या करता है, किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई किसी प्रकार होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, ये स्वप्रेरण कहलाता है। समझिए। तो किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम पूछा गया है। आप लोग पीडीएफ परचेज कर ले सकते हैं, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके। गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज़ ग्रुप अलग है, ज्वाइन करवा सकते हैं आप लोग। उसके लिए आपको पीडीएफ परचेज करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने से फायदा हो जाएगा, वहाँ पर टेस्ट पर डे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। जो समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसमें दूसरा प्लेट का कार्य क्या है, प्लेट 1 और प्लेट 2, दो गो प्लेट होता है समांतर प्लेट संधारित्र में। इसमें दो प्लेट में से एक प्लेट जो दूसरा प्लेट है उसका कार्य क्या है, इसको बताना है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट अनावेशित रहता है, उस पर कोई आवेश नहीं रहता, यानी कि अनावेशित यानी उदासीन रहता है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दूसरा प्लेट होता है बेसिकली अनावेशित यानी कि उदासीन रहता है।
उसको क्या कहते हैं, उसको पहले प्लेट के नज़दीक लाने पर, जब भी कोई प्लेट है, देखिए अनावेशित है, समझिएगा इस प्रकार से, अगर आपको चुंबक है, चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, चुंबक में उसमें मतलब ऑब्जर्व करने का शक्ति होता है। अगर लोहा में क्या करें, उसमें कुछ नहीं होता। अगर लोहा में उस चुंबक को सटाए रख दे बहुत देर, तो वह क्या होता है, चुंबकीय गुण उस लोहा में भी मौजूद हो जाता है। कुछ क्षण के लिए लोहा को उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और उस लोहा को अगर किसी में सटाइएगा तो सट जाएगा थोड़ा देर के लिए। तो वही कहता है यहाँ पे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र का दूसरा प्लेट होता है वो इसके लिए क्या होता है, अनावेशित, यानी कि वह आवेशहीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसको क्या करेंगे, हम पहले प्लेट के नज़दीक लाएंगे। वो अब इसके लिए दूसरा प्लेट क्या अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, दूसरा प्लेट पर चार्ज तो है, यानी कि पहले प्लेट पर चार्ज है, दूसरे प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या कहता है, जो दूसरा प्लेट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्लेट का नज़दीक लाएंगे। आपको पता है लड़की के समीप लड़का आएगा तो फीलिंग तो जगेगा ना, जगेगा कि नहीं, जगेगा ना। उसी प्रकार उसके नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, अनावेशित हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, यानी वह चार्ज हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही कहता है, जब यह अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और जब ये पहला प्लेट है उस पर आवेश है, तो जब इसके समीप आएगा तो वो भी आवेशित हो जाएगा, वो भी आवेशित हो जाएगा। तो ये कहता है कि इसके पहले प्लेट के नज़दीक लाने पर यह आवेशित हो जाता है, जिससे पहला प्लेट का विभव घटता है और दूसरा प्लेट का विभव क्या होता है, दूसरा प्लेट पर क्या होता है, अधिक आवेश संचित हो जाता है। बात सही है, जब पहला प्लेट है उसका जो पहले जो चार्ज था वो क्या दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र हो गया, तो कुछ कम हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये कहता है कि आप इसमें पहला प्लेट का विभव घट जाता है और दूसरे प्लेट पर अधिक आवेश संचित हो जाता है, क्योंकि पहले प्लेट पर तो अनावेशित था, इस पर जब इसके करीब लाएंगे तो यह बेसिकली आवेशित हो जाएगा, तो इस पर से कुछ आवेश उस पर चल जाएगा, इस पर अधिक आवेश हो जाएगा और इसका आवेश घट जाएगा। समझ गए। तो मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र का दूसरे प्लेट अनावेशित रहता है, जब पहले प्लेट के नज़दीक लाने पर क्या होता है, यह आवेशित हो जाता है। कौन, दूसरा प्लेट आवेशित हो जाता है, जिससे पहला प्लेट पर विभव घट जाता है और दूसरा प्लेट पर अधिक आवेशों की संचित हो जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है आवृत्ति मुंडलन क्या है, आवृत्ति मुंडलन क्या होता है इसके लिए। तो आवृत्ति मुंडलन की बात करिए, यदि वाहक तरंगे का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंगे के आवृत्ति के अनुसार बदलता है तो उसे आवृत्ति मुंडलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आवृत्ति मुंडलन कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मुंडलन 3 प्रकार का होता है, एक आयाम मुंडलन होता है, आयाम मुंडलन, एक होता है काला मुंडलन, एक होता है आवृत्ति मुंडलन, और तीनों का डिफिनीशन पूछेगा, ठीक ना। तो आवृत्ति मुंडलन क्या है, यदि वाहक तरंगे का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंगे के अनुसार बदलता है। देखिए मेरा तबीयत सही नहीं है और क्या कहता हूँ आपको, सर दर्द कर रही है अभी। तो यदि वाहक तरंगे का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंगे की आवृत्ति के अनुसार बदलता है तो उसको आवृत्ति मुंडलन कहते हैं। समझ रहे। और यदि वाहक तरंगे की वाहक, समझिएगा, काला मुंडलन में होता क्या, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वाहक तरंगे की कला निम्न आवृत्ति वाले तरंगे के आवृत्ति के अनुसार बदलता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको पढ़ाया इसे, तो यहाँ पे समझिए आवृत्ति मुंडलन। यदि वाहक तरंगे की आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंगे की आवृत्ति के अनुसार बदलता है तो उसका बोलते हैं आवृत्ति मुंडलन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2013, 2016, 2021 के एग्जाम में पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है मृग मरीच का। देखिए गर्मी के मौसम में आप बहुत सारा ऐसा देखिए होइएगा, कभी कभी आपको ऐसा मतलब नज़र आएगा कि कहीं कुछ प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इसके लिए दृष्टि भ्रम होता है। बेसिकली वहाँ पे कुछ होता नहीं है, लेकिन जाइएगा वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपको दृष्टि भ्रम होता है, वहाँ पे कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, मतलब गर्मी के दिनों में किसी भी वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसका वहाँ पे क्या है, उल्टा प्रतिबिंब जो होता है, उल्टा प्रतिबिंब, रिवर्स इमेज कर सकते हैं। तो उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वहाँ पे प्रक्षेपित होता है, वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो इस स्थान पर क्या होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो उस स्थान पर क्या होता है, जलाशय होने की संभावना होती है। जलाशय यानी कि बुझाएगा कि तो वहाँ पे धाव उठ रहा है, एकदम जल रहा है कुछ, ठीक है ना, जलाशय होने की संभावना होती है। जलाशय की इसी दृष्टि भ्रम को मृग मरीच क्या कहते हैं, यानी कि जलाशय के, यानी कि आपको दृष्टि भ्रम होता है, दृष्टि का भ्रम होता है बेसिकली, वहाँ पर जल रहा है कुछ, वहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वही कहता है गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होता है।
तो उससे क्या होता है, जलाशय होने की संभावना होता है। उसी जो जलाशय का जो दृष्टिभ्रम होता है ना, जलाशय का दृष्टिभ्रम, उसी को हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। क्योंकि बेसिकली वहाँ पे कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारा जो आँख है, नेत्र है ना, वो आपको लगता है कि वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लगता है कि हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता बिल्कुल नहीं है। तो ये कहता है गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, उस स्थान पर क्या होता है, जलाशय होने का, यानी कि उस जलने का क्या होता है, संभावना होता है। और जलाशय का इसी दृष्टिभ्रम को हम लोग क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। ये आप समझ के होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग PDF परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ओनली 399 में आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक ना। ग्रुप के माध्यम से आपको ग्रुप भी ऐड किया जाता है, वहाँ से एग्जाम तक आपका हेल्प किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, KKG क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो KKG क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल चेज, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।